मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। In this, some introductions and basics are there. कुछ बेसिक और कुछ इंट्रोडक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपने क्लास 10 में पढ़ लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इनके बारे में एक बार दोबारा से स्टडी करना होगा। थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं ताकि आपको ट्रबल ना आए। कैसे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसे मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सिंपल सी भाषा में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि एक मैग्नेट है, उसके अराउंड वो स्पेस जहां से वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, उस स्पेस अराउंड द मैग्नेट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको ये पता है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बाद आपने उसको फाइंड करना सीखा। कैसे? कि मैग्नेट के चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो इसके लिए ओर्स्टेड ने बताया। ओर्स्टेड ने क्या बताया था? सपोज कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट आई मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो उसने क्या करा कि हमने क्या मतलब उसने क्या करा कि एक मैग्नेटिक कंपास उसके पास रख दी। यू ना मैग्नेटिक कंपास क्या होती है? इसके अंदर एक एरो मार्क बना हुआ होता है ऐसे, जो कि नॉर्थ और ये साउथ। अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, फ्रीली रख देंगे, तो इसका जो एरो मार्क है वो नॉर्थ में चला जाएगा और जो टेल है इसका वो कहां चला जाएगा? साउथ में। ऑटोमेटिक अपने आप अपनी प्लेसमेंट ले लेगा। तो जैसे ही आप इसको करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखते हो तो क्या होता है, ये नॉर्थ साउथ में मान लो इस तरह से ही था। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास इसको रखा जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अभी हम डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली बात कर रही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर कोई मैग्नेटिक नीडल रखी जाए तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। और दूसरी चीज, इसी के अंदर अगर इसी तरह से अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? रिवर्स, तो क्या होगा? जो ये डिफ्लेक्शन है ये भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। पहले लेफ्ट साइड में थी तो राइट में हो जाएगी। मान लो पहले राइट में थी तो अब लेफ्ट में हो जाएगी। ठीक है, तो ये था करंट और मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा ओर्स्टेड ने, हेनरी ओर्स्टेड ने जो बताया था उसको मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कैसे करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड आता है। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं बस, क्योंकि ये सारा का सारा कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने में बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि डायरेक्शंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। सपोज डॉट, डॉट हमेशा आउटवर्ड को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? आउटवर्ड। और क्रॉस जो साइन होगा वो हमेशा इनवर्ड को शो करेगा। आउटवर्ड एंड इनवर्ड। डॉट करंट के लिए यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करो, फोर्स के लिए यूज करो, जैसे भी आप कर सकते हो करो। लेकिन डॉट का मतलब होगा अंदर की तरफ जाना और क्रॉस का मतलब होगा डॉट का मतलब होगा बाहर की तरफ आना, और इनवर्ड क्रॉस के लिए होगा इनवर्ड, अंदर की तरफ जाना। जैसे बोर्ड के अंदर जा रहा है कोई, ये चीज ऐसे अंदर जा रही है तो मैं इसके लिए क्रॉस यूज करूंगा, और बाहर आ रहा है तो डॉट यूज करूंगा। इसके बाद अगर ये आपका करंट है, क्या है? करंट। ध्यान से समझना इस चीज को। सिंपल सिंपल से लॉजिक होते हैं, दो दो तीन तीन लाइंस के। बस बात यह है कि कई होते हैं, काफी होते हैं, तो कौन सा लगाना है ये याद रखना होता है, और किस तरह से लगाना है, कब लगाना है ये याद रखना होता है। तो डॉट आउटवर्ड है, करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहां पर आपने
फ्लेमिंग ओ मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल था, थंब रूल था, वो आपको लगाना है। स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्क्रू रूल आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। स्क्रू रूल कैसे होता है वो भी बता दिया जाएगा। फिलहाल आप इसको राइट हैंड पाल्म की तरह से यूज करोगे। राइट हैंड को लीजिए इस तरह से, और जो ये आपका थंब है, थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करिए, अरेंज करिए लाइक दिस। अगर ये थंब देखिए आपका बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ है। ओके, नाउ कर्ल योर फिंगर। जो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो इस तरह से अगर आप देख सको तो यहां पर देखिए कि डॉट के ऊपर मैंने थंब को प्लेस कर दिया है और आउटवर्ड डायरेक्शन में है ये, तो बाहर की तरफ थंब को ले लिया है। नाउ कर्ल योर फिंगर इन दिस वे। आपकी कर्लिंग जो होगी वो इस तरह से होगी इन फिंगर्स की। तो जो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर है आपका इस तरह से, दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से एक चीज आपको बता दी जाएगी, आप मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से डिनोट करोगे, ओके। और इसके जो यूनिट होंगे वो होंगे टेस्ला। क्या होंगे? टेस्ला। वैसे आप इसको एमकेएस सिस्टम में लिखना चाहो तो न्यूटन एम्पियर मीटर लिख सकते हो। वेबर की फॉर्म में लिखना चाहो तो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये सारी की सारी ड्राइव हो जाती है। तो टेस्ला से आप इसको ज्यादातर याद रखोगे। गॉस भी होती है इसकी यूनिट, गॉस, और 1 गॉस होता है 10⁻⁻⁻ टेस्ला। तो ये यूनिट आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ड्राइव करनी आ जाए तो ड्राइव भी कर सकते हो। तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टेस्ला में भी हो सकती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर में भी हो सकती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकती है, गॉस में भी हो सकती है। और गॉस की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है। तो दिस इज नॉट द मैटर टुडे। मैटर इज दैट मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है, कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू करंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते जा रहे हो करंट के साथ। पहले मैंने आपको बताया करंट के साथ अगर मैग्नेटिक कंपास को रख दिया जाए वो डिफ्लेक्शन देता है, राइट लेफ्ट अगर करंट की डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो। सेकंड में आपको बता रहे हैं कि करंट अगर आउटवर्ड जाए तो राइट हैंड का यूज करके आप क्या कर सकते हो? बाय कर्लिंग ऑफ फिंगर यू कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी आप पे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसके अंदर आप देख सकते हो, बता सकते हो कि इसके अंदर कैसे होगी। नाउ टेक योर राइट हैंड अगेन एंड पुट थंब इनवर्ड। इस तरह से आप इनवर्ड कर लीजिए, अपने थंब को रख लीजिए। नाउ कर्ल योर फिंगर इन दिस वे यू कैन गेट द direction of magnetic field again, but now the direction of magnetic field is clockwise. अब कैसी होगी? clockwise डायरेक्शन में। आई होप आपने इस कंटेंट को समझ लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में तो आपको पता होगा, या थोड़ा सा बता दिया जाए उसके बारे में? चलो क्लियर कर देते। सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हो आप, यू नो वेरी वेल। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है लाइंस और नेगेटिव में एंटर करती है। तो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया आपने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर कोई आपने चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी होगी? कितनी फोर्स होगी? चार्ज की वैल्यू क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू ई। यू कैन टेक दिस फार्मूला, ओके। अगर इस चार्ज को देखो, ये कौन सी पोजीशन में था? रेस्ट में। मैं इसी से मैग्नेटिक फील्ड पे आने वाला हूं बेटा। तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में फर्क क्या होता है। ये था रेस्ट की पोजीशन में चार्ज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
डजंट मैटर, रेस्ट में है तो उसके ऊपर फोर्स का फार्मूला क्या होगा, QE। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए क्यू की वैल्यू। दूसरी बात, अगर यहां पर यही चार्ज किसी वेलोसिटी से चल दे किसी भी डायरेक्शन में, तो भी उनके ऊपर फोर्स लगा निकाल सकते हो आप ऐसी, यस और नो, तब भी आप फोर्स लगा सकते हो। तो यहां से आपके पास दो पॉइंट आ चुके हैं, कौन कौन से, अगर चार्ज रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, तो दोनों में आप क्या कर सकते हो, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ लिया है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इसमें देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड में, या पहले करंट कैरिंग को ले लेते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नोट करनी है। ठीक है, आर्टिकल का नाम मैं इनको दे नहीं रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल का नाम दे देंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगे और एक एक टॉपिक कराने में फिर एक एक लेक्चर निकल जाएगा। तो क्यों ना हम इनको शॉर्टकट मेथड से पढ़े, जितना हमें अभी करना है। बाद में आप इसको जितना मर्जी लेंथी बना लीजिए, एक बार चीज आने के बाद तो आप उसके बारे में कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए, करंट, मैंने इसके पास क्या करा, जैसे डिस्कवरी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, करके देखा कि पहले कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसके पास कोई मैग्नेटिक कंपास ले आया, तो वो डिफ्लेक्ट हो गई, या तो इधर या इधर। लेकिन इसी तरह से अगर कोई चार्ज को ले आया, किसको ले आया, चार्ज को, चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ये लो प्लस का चार्ज ले आए, बट ध्यान देना ये रेस्ट में है, किसमें, रेस्ट में, तो ये नो डिफ्लेक्शन देगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इफ a charge nearer to current carrying conductor, तो वहां पर क्या मिलेगा, नो डिफ्लेक्शन, इट मींस नो फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर, जीरो। यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही चीज करंट है, चार्ज है, बट अब ये चार्ज मोशन में है, किसमें, मोशन में। मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड भी हो सकती है उसकी, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है उसकी, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है उसकी। इस सिचुएशन में उस पर फोर्स होगी। नाउ द फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन में। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब ये स्टेट नहीं जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, या फिर वहां पर ही नहीं रहेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से मुड़ेगा। तीसरी चीज, अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया, तो जो ये डिफ्लेक्शन है ये भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो क्या समझे यहां से कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर चार्ज मोशन में होगा तो उसके ऊपर क्या होगी, फोर्स होगी। रेस्ट में हुआ तो फोर्स नहीं होगी। तो नोट कर लीजिए ये चीज, ये सारे के सारे अगर आप ऐसे ही नोट करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, बजाय कि इनके बारे में लाइंस लिखने की। तो प्लीज नोट इट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितनी होगी। देखो अभी हमने पढ़ा ना, जब चार्ज मोशन में होगा, सपोज उसकी वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है, डिस्टेंस कितना होने वाला है, r डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, करंट कितना है, I है। तो ये देखिए, अगर डिफ्लेक्ट होगा तो फोर्स भी होगा। तो देखते हैं कि क्या मतलब ऐसा होगा कि भाई इसके अंदर ये फोर्स आया है। थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसके बारे में। आफ्टर दैट, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका, और ये इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। याद रखना, इसको करेंगे तो आगे कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आप दिक्कत में आ सकते हो, काफी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है आपको। तो अब बात आ जाती है कि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने जा रही है।
force on a charge in a magnetic field. तो यहां से थोड़ा सा टॉपिक आपका क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया. फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जो थोड़ा बहुत और बेसिक है वो बीच बीच में आता रहेगा, मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा और आपने क्या करना, उसको ध्यान करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है उसके. तो फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है. फोर्स कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, एफ की वैल्यू यू वांट टू कैलकुलेट. कब, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. यू नो वेरी वेल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप बनाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे बनाया जाता है इसको भी ऐसे ही बना लीजिए. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ओके. इसके बाद अगर इसमें कोई चार्ज रख दे, क्या रख दे, चार्ज. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज लिख लीजिए. कौन सा चार्ज, मूविंग चार्ज. अगर ये चार्ज इसे मूव कर रहा है, मूव करने के उसके कई तरीके हो सकते हैं. वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकता है, परपेंडिकुलर भी कर सकता है और इंक्लाइंड भी. तो जब भी हमें क्या करना होता है, कोई फार्मूला ड्राइव करना होता है, तो ना तो हम अलोंग द लाइन लेंगे ना परपेंडिकुलर लेंगे, हम किसी एंगल से ले लेते हैं उसको. क्या ले लेते हैं, किसी एंगल से. सपोज ये एंगल बन चुका है थीटा, और ये कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से सपोज इसके अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. देखिए डायरेक्शन क्या है इसकी, और ये क्या है, चार्ज q. तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा. क्या लगेगा, फोर्स. और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी वो भी आपको अभी इसी टॉपिक में बता दिया जाएगा. तो फोर्स कैसे लगेगा उस पर. तो यहां पर फोर्स एक्सपेरिमेंटल देखा गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस चार्ज के, क्यू के. दूसरा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के. एंड थर्ड, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के. बट क्योंकि वेलोसिटी उसकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, एक एंगल थीटा गिवन है आपको, तो आपको ये साइन ऑफ एंगल लेकर करना पड़ेगा, साइन थीटा. ये तीन टर्म आपको ध्यान रखनी है. कौन कौन सी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा. ये काफी सारे टॉपिक है जो इकट्ठे होते जा रहे हैं. डायरेक्शन को लेना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फोर्स कैसे निकालते हैं या फोर्स क्या होती है, किस सिचुएशन में निकलती है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ. और डिटेल स्टडी इसकी कब होगी, जब आपके पास क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे. तो अभी आपको एक तरह से ये गो थ्रू करना है इनको, क्योंकि कुछ 10th में पढ़ रखा आपने और कुछ अब आप 12th में पढ़ने वाले हो. तो फोर्स के लिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा. इस तरह से आप इन तीनों इक्वेशन से इसको लिख सकते हो. नाउ फोर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, कांस्टेंट के लगा दिया, क्यू वी बी साइन थीटा. ओके. इसके बाद F इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए. उसके बाद आपको थोड़ा सा मेरे को बताने में ठीक लगेगा कि कैसे, मतलब मैं समझा सकूंगा आपको. साइन थीटा को हटाकर क्यू क्या है, स्केलर क्वांटिटी. चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. तो यहां से ध्यान रख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी. करंट के बारे में आप जानते हो, करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर. इसको लेकर भी अभी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा को आप क्या लिख देंगे, वेक्टर V क्रॉस B. यू कैन राइट इन दिस वे. यहां से देखिए, दिस F आल्सो बिकम्स इन वेक्टर फॉर्म F एरो. अब इस चीज को समझिए यहां से, फिर हम इसके स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं. अभी हमारा जो आर्टिकल है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पर आ जाइए दोबारा से कि इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा से. मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, उसके स्पेशल केस अभी पढ़ते हैं. बट इसकी वेक्टर फॉर्म को ये लिख लीजिए आप यहां पर, दिस इज अ स्केलर फॉर्म. ज्यादातर बच्चे इसी का यूज करते हैं,
सोल्व करने में। लेकिन अगर वेक्टर में वैल्यूज आ जाए, वेक्टर में पूछ लिया जाए, डायरेक्शन पूछ लिया जाए, जब डायरेक्शन की बात आएंगी तो आपको वेक्टर फॉर्मूलों का यूज करना पड़ सकता है। तो ये है वेक्टर फॉर्म। तो आपको दोनों आनी चाहिए। आई जे के में वैल्यू दे सकता है वो आपको, तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने +1 में सीख लिया। तो यहां पर दोबारा से आप आएंगे और इस फार्मूले का मीनिंग समझेंगे। काफी बच्चों को इस चीज के बारे में शायद ना पता हो, शायद ना पता हो। ये देखिए, देयर आर टू वेक्टर्स v एंड b, और उनका क्या हुआ पड़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर आपको v और b दिख रहे हैं, b इस डायरेक्शन में है, b इस डायरेक्शन में है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लेन पे ही लेकर सोचिए कि ये बोर्ड है, यहां पर ही है ये सब कुछ। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो नियर अबाउट जो ये एंगल है ये 60 डिग्री ले लेते हैं हम। कितना एंगल, 60 डिग्री। लेकिन ये है इस पे ही, इसी प्लेन पर है। तो आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड लीजिए। लेफ्ट हैंड लेकर आपने क्या करना है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फर्स्ट फिंगर इस तरह से, और चार्ज प्लस चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसमें आपने क्या कर देना है, इस तरह से आप क्या कर देंगे इसको, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि फोर्स कहां पर लगेगा। यू कैन सी दिस, कि अगर ये दोनों ऐसे डायरेक्शंस में ले ले तो फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। कहां पर, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड। इनवर्ड के लिए कौन सा साइन यूज करते हो आप, क्रॉस। तो फोर्स की डायरेक्शन रहने वाली है इनवर्ड। दूसरी बात, अगर ये इनवर्ड हो भी जाता है तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, समझना इस बात को, जो फोर्स होगा, फोर्स मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब पता है आपको, कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो उन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि F इज परपेंडिकुलर टू B और F इज आल्सो परपेंडिकुलर टू B, तो मैं ये गलत नहीं हूं, ये सही है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे मर्जी ले लीजिए। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया, वेलोसिटी ऐसे ले ली, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलने वाला है, इनवर्ड। तो यू कैन सी कि ये कैसे जा रहा है अंदर की तरफ, और ये दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर होगा। जैसे मर्जी हो, ये हमेशा फोर्स कैसी आएगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या रिजल्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये भले ही आपस में परपेंडिकुलर ना हो, जो इनका रिजल्ट होगा वो जरूर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट इसके स्पेशल केस पढ़ते क्योंकि एग्जाम में आते हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपको पता लग चुका है फॉर्मूला। और अब इसी फार्मूले को लेकर आप स्पेशल केस स्टडी करेंगे। अगर आप एक फार्मूले को लिखना सीख चुके हो, उसके स्पेशल केस बनाने आ चुके हैं, तो आगे जो फिजिक्स है वो सारी की सारी आपके लिए इजी टू इजी होती चली जाएगी। और इससे जो क्वेश्चन सेट होते हैं आपके, वो होते हैं कंसेप्चुअल, तैयार हो जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और फिर इसी फार्मूले से आप न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख लेते हो। तो कहने का मतलब है कि एक फार्मूले का आना कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स दोनों को सोल्व करने में बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और फार्मूला पता है, तो आप इनको गिवन देखकर आप पता लगा सकते हो। तो सबसे पहली बात, फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर 1 क्यू पे, नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पर, नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड पर, और नंबर 4 द एंगल इन बिटवीन V एंड P। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यानी चार्ज की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है, और साथ में यस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पर सबसे ज्यादा, ये तो सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होता चला जाएगा। डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा।
डबल ट्रिपल हाफ कुछ भी करिए उतना ही इफेक्ट इस पे पड़ेगा। लेकिन जो ये थीटा है, इस थीटा के ऊपर क्या बनते हैं, कंसेप्चुअल बनते हैं। कैसे? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये आपको लेना पड़ेगा। आप पे क्वेश्चन आएगा इफ अ चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। If a charge, positive charge, moving in the direction of magnetic field, then calculate force या what is force, शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो फोर्स कितनी होगी? आंसर, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फर्स्टली यू हैव टू टेक क्यू वी बी साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। आपने इस स्टेटमेंट से वैल्यू को निकालना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को इसमें पुट करके ही आंसर देना है। कैसे? उसने क्या कहा, कोई चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज ले लिया, वो मूव कर रहा है, ओके मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बारे में अभी आपने डायग्राम पढ़ा था। उस डायग्राम में क्या पढ़ा था कि कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बट इन दिस केस चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की, यस, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि V एंड B आर पैरेलल। तो V एंड B, यहां से आपको क्या मिला इस लाइन से? V एंड B बोथ आर पैरेलल, दोनों के दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो एंगल की वैल्यू क्या होगी इसमें? 0 डिग्री। यस, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, क्यू वी बी की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। तो आपको जो मिला हुआ है, देखिए जो आपको चीजें दी गई है, गिवन है, आपने उसी को फिर फार्मूले में पुट कर देना है। इस चीज पर नहीं रहना है कि यार उसने तो क्यू वी भी कुछ दिया नहीं और फोर्स पूछ लिया, तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसलिए हम छोड़ देते हैं इसको। नहीं, उसने जितना दिया है आप उतना ही पुट करिए। अगर कोई वैल्यू आपको दे रखी है तो ठीक है, आपको ज्योमेट्री से कोई वैल्यू मिल रही है तो वो भी ले सकते हो, बट आप इसको फार्मूला अप्लाई करके उस चीज को क्या करेंगे, पुट जरूर करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, फार्मूला ये था आपके पास 0 डिग्री। तो यहां से आपके पास आ गया क्यू वी पी। तो ये कब आया? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, यानी कि V और B पैरेलल थे। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पेपर में? पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है और पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन है और आंसर इस तरह से आपको निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन इसका एक और, वो क्या है? फोर्स इज मैक्सिमम। एक्सक्यूज मी सर, जो होता है तो ये क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड, 0 न्यूटन। तो यहां पर जो आंसर होगा वो मिनिमम। तो यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं। कौन कौन से? अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कोई चार्ज अगर मूव करे किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स इज 0। अगर V क्रॉस B या फिर B पैरेलल टू B क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब भी फोर्स क्या होगा? 0। और अगर F की वैल्यू मिनिमम वो बोल दे कि एक चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, आपको उसने डायरेक्शन नहीं दी है, ना 0 डिग्री ना 90 डिग्री, कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है, सिर्फ ये कह दिया कि वो मूव कर रहा है, तो फोर्स बताइए मिनिमम किस केस में होगी? तो ये क्वेश्चन दे दिया तो आप कहोगे क्या? यस। या 0 कब होएगी? तो आप कहोगे कि जब वो दोनों पैरेलल होंगे। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। सर अगर क्वेश्चन में आए कि एफ मिनिमम है तो वो थीटा 180 भी तो हो। अच्छा ये बताइए, प्लस 10 न्यूटन और माइनस 10 न्यूटन में से ज्यादा कौन सी फोर्स होगी?
हेलो, नाइन्टी डिग्री ले लीजिए, जिसके अंदर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वो था परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, और लैंग्वेज में भी वो बोल सकता है, अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैसे, परपेंडिकुलरली, कैसे, परपेंडिकुलरली। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन इन दिस केस? तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, देन यू हैव टू पुट क्यू वी बी साइन 90, एफ इज इक्वल टू क्यू वी। तो एफ की वैल्यू देखिए, उस केस में 0 आई थी और इस केस में क्या आ रही है, क्यू वी बी, चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, मल्टीप्लाई। और आपको ये इस केस में जो फोर्स मिलेगी वो कैसी मिलेगी, मैक्सिमम, कैसी मिलेगी, मैक्सिमम। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है कि कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपकी केस हो जाएगा जिसमें आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसमें आपको फोर्स के लिए फार्मूला लगाना है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और कई बार सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं तो दिस विल बी द आंसर। सही फार्मूला ये है क्यू वी बी साइन थीटा। और दूसरा फार्मूला मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि ये तो हमारा स्केलर में होता है, हम यूज करते हैं इसका काफी। और दूसरा, इसको मत इग्नोर कर देना, क्योंकि अगर वेक्टर फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन हो गई, जैसे वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड आप लेते हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला मिल गई, तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। बट अगर वेलोसिटी की वैल्यू 2i jk में मिल गई तो लो, इस तरह से मिल गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको 5i माइनस 3j मिल गई, तो तब उसने फोर्स पूछ लिया, तो तब क्या करेंगे आप, यस और नो? तब आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। आई होप आपने इस चीज को, इस फार्मूले को देख लिया होगा। नेक्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, और सॉरी 180 डिग्री हो जाए, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल, क्या हो जाए, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो जाए, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स कितनी होगी? नाउ अगेन इन सॉल्यूशन यू हैव टू फर्स्टली राइट क्यू वी बी साइन थीटा। एक चीज का और ध्यान रखना कि जो ये वैल्यू है, जो ये फार्मूला है, जो मार्किंग होती है आपके एग्जामिनर जो करता है, हर चीज के मार्क्स स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। अगर आपने विदाउट फार्मूले किसी चीज को एक्सप्लेन या सोल्व कर दिया तो आपका क्या पता ये हाफ मार्क का हो या 1 का हो, कई केस में ये 1 का होता है फार्मूला, कई केस में हाफ का होता जरूर है। कई बार गिवन की भी वैल्यू होती है, जैसे ऊपर आपके, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू बी, तो इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कई बार इसका भी हाफ मार्क दे देता है वो, कि हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क इसका। सपोज 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, हाफ मार्क आ गया। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाफ इसका ले लिया आपने, किसके, इन बिटवीन वी एंड बी। तो हाफ मार्क आपको इसका मिल गया कि आपने इन दोनों के बीच में एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री लिया है, तो हाफ नंबर आपको इसका भी मिलना चाहिए। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस। अगर आपने यहाँ पे ये पुट कर दिया इस तरह से, हेलो थीटा की वैल्यू, हाँ जी, हेलो नीरज सर, अभी हाँ 2 जी, मिनट लगती हैं। ओके सर, ये मैं लास्ट फिनिश कर देता हूँ, फिर बच्चों से पूछ लेता हूँ। ओके, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, यू नो वेरी वेल, साइन 180 माइनस 1, सॉरी साइन 180 क्या होगा, 0, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0, तो यहां पर भी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो हाफ इसका भी मिल सकता है। तो इस तरह से 2 मार्क्स को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद मैं आपको एंटी पैरेलल की
अगेन परपेंडिकुलर बता रहा हूं, लेकिन थीटा की वैल्यू 270 डिग्री। इसी तरह से आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 270 डिग्री पुट करिए। उस केस में क्या आ जाएगा, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या कितनी होगी, अगेन 1। तो अगेन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, क्यू वी बी। लेकिन यहाँ पे साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी, -1, क्योंकि उसका क्वाड्रेंट चेंज हो गया 90 से 270, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। माइनस साइन शो द फोर्स इज अपोजिट इन नेचर, मतलब फर्स्ट केस में आउटवर्ड थी तो इसमें इनवर्ड हो जाएगी। तो बस इसका ये मतलब होगा। स्टूडेंट्स, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आपने जो टॉपिक करा या उससे पहले जो पूछा या देखा आपने, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कम फॉरवर्ड फास्ट, बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं है, क्लास खत्म होने वाली। पूछिए बेटा, हरी अप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये 4